Hello everyone, welcome to Wikipedia. My name is Ankur Sharma. I am your faculty for GAP, Journal Accounting Principles. ये आपका टॉपिक है जो आप मेरे साथ कवर करेंगे। अब ये जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसमें हम आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम हो उसको अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है उसमें कि प्रीवियस ईयर्स में क्या आया है। तो आज का जो हमारा ईयर है वो है हमारा 2023, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आपके ईओ और एओ एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस अब देखो, आपको ये समझना है कि जब भी आपको एग्जाम क्रैक करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये ईओ जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत, और इन्हीं के आसपास आप अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। इन्हीं के आसपास हम देखते हैं, बिकॉज गैप की अगर बात करें तो इसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट होता है जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। इसके अंदर जो सिलेबस की बात करूं तो बेसिक अकाउंटिंग जो +1 से स्टार्ट होती है, उससे लेकर हायर लेवल अकाउंट्स, जितनी भी तरह के अकाउंट्स है, फिर वो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है, चाहे वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर चाहे पार्टनरशिप है, एनपीओ, बहुत वास्ट सिलेबस होगा। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे अब आज। तो इसलिए हमें पिन पॉइंट करना होता है कि अभी तक जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से, किन टॉपिक से आए हैं, तो उनको तो छोड़ना नहीं होता, उनको तो कवर करना होता है। प्लस उसी के बेसिस पे कुछ और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं लास्ट ईयर एग्जाम के अकॉर्डिंग। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम फर्दर जो है क्लासेस हमारी चलेंगी, आप ज्वाइन करेंगे तो आप फर्दर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग रेंट, पहला जो आपको क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर में वो है आउटस्टैंडिंग रेंट में बी क्लासिफाइड एज। अब बेसिक अकाउंटिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले भी बताता रहा हूं आपको। तो बेसिक अकाउंटिंग का ही ये क्वेश्चन है कि आउटस्टैंडिंग रेंट को कहां क्लासिफाई किया जाएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा। तो आपको क्या समझना है इसमें कि जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, अब वैसे तो आपने किया है पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 तरह के अकाउंट्स आपने किए होंगे। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्दर फिर क्लासिफिकेशन, मतलब जो हमें याद रह जाते हैं वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल ही रह जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पर्सनल अकाउंट होता है इसके नीचे जो है और बाइफ्रिकेशंस होती हैं। नेचुरल पर्सन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है ये जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ऐसे ही प्रीपेड वाला कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, किसी भी तरह का कोई अक्रूड इनकम है, वो सारी की सारी कहाँ आएंगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। मतलब ये जो है एक्चुअल में तो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कल को हमें अगर ये पैसे देने हैं तो ये एक पर्सनल अकाउंट है, इसको ही देने हैं, पे करने हैं। बिकॉज कोई भी किसी भी, वैसे तो रेंट जो है एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन जब वो पे नहीं किया और आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है तो कोई, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो किसी भी तरह का नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ पर्सनल जो अकाउंट होते हैं या रियल अकाउंट होते हैं वही जाते हैं। तो इसीलिए फिर जब हम वो आउटस्टैंडिंग हो जाए या प्रीपेड हो जाए, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो जाए, प्रीपेड हो जाए, कोई भी इनकम जो है आपकी वो आपकी अक्रूड हो जाए या प्री रिसीव्ड हो जाए, तो इन एवरी केस उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज 3 तरह की होती हैं, फिक्स्ड, करंट और कंटिंजेंट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है उसके रिगार्डिंग जो नोट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किस अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। या तो आपको जो है इसकी पेमेंट जो है श्योर नहीं है, क्या है, इसकी पेमेंट का श्योर नहीं है, शायद पेमेंट करनी पड़े, शायद पेमेंट ना करनी पड़े। जैसे आपने किसी की गारंटी ले रखी है कि इसको आप 20 लाख रुपया दे दो, अगर ये पे नहीं करेगा वापस तो मैं इसको पे करूंगा, इसको कहते हैं गारंटी। तो अब नॉर्मली आपको मालूम नहीं है, नॉर्मली तो आप
ऐसे ही बंदे की गारंटी लेते हो जिसका 100% श्योर हो कि भैया वो पैसे देगा ही देगा, है ना, 100 से भी ज्यादा श्योर हो तभी आप गारंटी लेते हो। लेकिन फिर भी आपको ये तो ध्यान में रखना, ये तो देखना पड़ेगा ना कि शायद वो ना दे, 1% 2% या कुछ तो चांस या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं, बट बिकॉज यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो इन दैट केस ये लाइबिलिटी क्या है, मे और मे नॉट अराइज है। तो इसलिए इसको जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को फुट नोट में लिखा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये फुट नोट में जो लिखा जाता है हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं, ताकि जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनको ये मालूम पड़ जाए कि हमारे ऊपर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है। तो ये किस प्रैक्टिस, किस प्रिंसिपल या किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अंडर हम जो है इसको डिस्क्लोज करते हैं, इस लाइबिलिटी को हम डिस्क्लोज करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फोर्थ आपका इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस 25,000 फॉर एन इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब एक नॉर्मल रिपेयर्स होती है, ठीक है, और एक होती है जिससे आपका फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है। दो तरह की रिपेयर्स होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ओवरऑलिंग कर रहे हैं तो फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है। तो किस तरह का है, कहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट है, या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो रिसिप्ट तो किसी भी तरह से नहीं है, तो ये तो सीधा उड़ जाएगा ऑप्शन। अब बचा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा है तो इन तीन खर्चों में से कौन सी ऑप्शन बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है जिस भी चीज से फ्यूचर में बेनिफिट बने, और जैसे अब ये फिजिकल एसेट है मोटर कार आपकी, है ना, इसका फिजिकल फॉर्म है और जरूरत पड़ने पे इसको आप सेल भी कर सकते हो। ऐसी चीज जो होती है उसको हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट या टेंजिबल एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की टर्म्स में जाएगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर ये नॉर्मल होती, नॉर्मल रिपेयर्स होती, जैसे सर्विस करते हैं कुछ भी करते हैं, तो उसको हम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये आपने ध्यान रखना। तो ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन 4 जो आया हुआ है आपके एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में। तो आप देख सकते हो बेसिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए। तो क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जर्नल प्रॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ, कहता है परचेज की मशीन की। अब ये जो है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आया है। जो शुरू वाले हैं वो बेसिक अकाउंटिंग के हैं, अभी तक जो आपने किया कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, फिर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था कि जो एक्सपेंडिचर है वो किस में क्लासिफाई करना है, तो ये सारे जो थे बेसिक अकाउंटिंग। तो ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है कि गलती हो गई तो उसको ठीक करना है, तो कैसे किया जाता है। अब कहता है क्रेडिट परचेज की मशीन की, इसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, ना कि जर्नल प्रॉपर में, ऐसा बताया। तो आपसे पूछा ये किस तरह की गलती है, मिस्टेक है पर किस तरह के, कंपनसेटिंग है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ओमिशन है। अब यहां पे ये समझेंगे कि जो भी अकाउंटेंट था जिसने ये गलती की थी वो एमेच्योर हो सकता है, अभी नया नया हो सकता है, उसको बेसिक अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसने देखा क्रेडिट परचेज की उधार में, परचेज ही तो है, परचेज बुक में डाल दो। लेकिन आपको समझना है परचेज बुक में सिर्फ गुड्स यानी कि जिनका हम बिजनेस करते हैं, जो हमारी बेसिक गुड है या सर्विस है, जिसका हम मेनली बिजनेस कर रहे हैं कि गुड्स या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी सेल या परचेज अगर हो तो उसको गुड बोलते हैं। तो गुड्स अगर खरीदे जाएं और बेचे जाएं तो परचेज बुक में जाते हैं, अगर क्रेडिट में खरीदे जाएं। लेकिन यहां पे तो मशीन की बात हो रही है, तो मशीन जो है, मशीन आपका एसेट होता है, और एसेट जब खरीदा जाता है उधार पे तो जर्नल प्रॉपर में जाता है, और अगर कैश में खरीदा जाता तो कैश बुक में जाता। तो इसलिए अब यहां पे क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बंदे ने देखा परचेज बट उसे मालूम नहीं है परचेज ऑफ गुड या परचेज ऑफ एसेट में क्या डिफरेंस होता है, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, उसने इसे परचेज बुक में नोट कर दिया, बट करना कहां चाहिए था, जर्नल प्रॉपर में। तो क्या है, एरर ऑफ
प्रिंसिपल, ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल कहाँ गया, लेट्स मूव फर्दर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आ गया, कहाँ गया, लेट्स, चलो जी अब ये आया। देखो अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो थ्योरेटिकल थे, लेकिन हर बार ये तो लास्ट ईयर का एग्जाम है, आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 16,000, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2001 31 मार्च डेट दी हुई है, तो इसको बोलेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2022 में, इसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल गया, कब मिल गया, तो ये ओपनिंग प्री रिसीव्ड हो गया। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इस डेट को 2022 में मिल गया, तो ये क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है ये ध्यान से पढ़ना है आपने। यहां पूछा है तो 70 मेंबर्स बताया हुआ है, देयर आर 70 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 एंड टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20122 इज। अब समझना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर या सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में फर्क होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर के अंदर जो पिछले साल का इस साल मिल गया वो भी होता है, मतलब हमें तो देखना है कैश में कितना आया उसमें, तो पिछले साल का जो इस साल में है वो भी उसमें होता है, और नेक्स्ट ईयर का अगर नेक्स्ट ईयर का भी इस साल में एडवांस मिल गया वो भी उसमें होता है। तो जितना भी कैश रिसीव्ड है वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में आता है। अब आपको समझना है कि निकलेगा कैसे, तो पहले आपको देखना है ये जो है, देखो 70 इंटू 1000, ये जो आया आपका 70,000, ये एक्चुअल में आपका 21-22 में मिलना चाहिए था, ठीक है, मिलना चाहिए था। अब इसमें से देखेंगे कितना मिल गया, तो कितना पहले देखते हैं कितना मिल गया और कितना नहीं मिला। तो यहां पे दिया हुआ देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 में 18,000 है, तो इसको यहां से माइनस कर देंगे 18,000 को, ठीक है जी। क्यों कर देंगे माइनस, क्योंकि ये मिला ही नहीं है, तो ये 18,000 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट, अब इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, कितना कैश मिला। तो देखो ये जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है ये कैश में इस साल पक्का मिली होगी, तो इसको कर दो ऐड। हमें ये समझना कितना कैश जो है वो मिला, तो ये पिछले साल का पैसा मिल गया होगा कि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये मिल गई होगी। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्यों माइनस कर दी, क्योंकि हमें देखना है इस साल कितना मिला है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालना है, कितना कैश मिला है, तो ध्यान रखना है। तो कैश कितना मिला है, ये तो मिला नहीं, माइनस कर दिया, ये मिल गया होगा क्योंकि पिछले साल का तो इस साल में ऑब्वियसली इसकी पेमेंट आ गई होगी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस में मिला है, मिला हुआ है, तो ये पैसा जो है इस पैसे का इसमें कोई काम, इस पैसे का इसमें कोई काम जो है वो है या नहीं वो हमें देखना है। तो हमें कैश देखना है कितना आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो अब इसका क्या है, अब ये जो है इसको आपने ध्यान रखना है, ये भी इस साल से रिलेटेड नहीं है ना, हम तो आपका क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल से रिलेटेड है, तो इसको क्या कर दो आप, ये जो आपका 12,000 है इसको आप कर दो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा 12,000, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बचा रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन इतना, तो ये जो पैसा है ये इसी साल आपको मिला होगा, ये जो पैसा है ये इस साल नहीं मिला है, ये इस साल के शुरू में ही आपके पास पड़ा था, ओपनिंग प्री रिसीव्ड है, तो इस साल कैश के तौर पे नहीं मिला होगा, तो हमने क्या किया, इसलिए उसको माइनस कर दिया 12,000 को। अब ये 11,000 जो है ये अगले साल का एडवांस है, तो वो इसी साल मिला है, तो इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी।
जब आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 67,000 आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 67,000। ठीक है, 70,000 में से एक बार फिर कर लेते हैं। 70,000 में से क्या क्या माइनस करना है, आपको ध्यान रखना है। एक, ये जो पैसा नहीं मिला इसको माइनस कर दो, और एक ये जो पैसा पिछले साल ही, ये 12,000 तो साल के शुरू में एडवांस था, तो ये तो पहले ही मिल गया होगा, तो इसको भी क्या कर देंगे, इन दोनों को जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये पैसा तो ऑब्वियसली इस साल ही मिला होगा, क्योंकि शुरू में आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल से रिलेटेड है, तो इसकी पेमेंट इसी साल मिली होगी कैश में, तो ये ऐड कर दिया। और ये तो लिखा ही है कि अगले साल का पैसा अभी मिल गया इस साल, तो ये भी, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बोला है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो आ गई आपकी ऑप्शन 1 जो कि 61,000। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देते, है ना, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन ड्यू इन दिस ईयर, तो उस केस में सीधा सीधा क्वेश्चन था 70 इंटू 1,000। फिर चाहे ये मिला हो, पहले मिला हो, कभी मिला हो, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 70,000 आएगा, लेकिन वो कब करना है, जब आपसे पूछा हो सब्सक्रिप्शन ड्यू इन दिस ईयर या सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन दिस ईयर, ऐसे पूछा हो तब आपने ऐसा करना है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आया था, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखी है, डिस्काउंट टू डेटर्स ये भी दे रखा है। तो अब एडिशनल डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000, द फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 10%, टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये निकालने को बोला है फॉर द डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन क्रिएटेड, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो नॉर्मली बैड डेट से रिलेटेड तो आपने ये किया होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड तो पॉइंट किया होता है हर क्वेश्चन में, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप करते हैं तो उसमें कर रखा होता है आपने, लेकिन ये वाला जो है ये हम नॉर्मली करते नहीं है। इसमें अगर होता है तो सिर्फ 5% जो है प्रोविजन निकालने के लिए दिया होता है, ये ऐसे करके 14,000 ये जो है ये नहीं दिया होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम बैड डेट को करते हैं सेम तरीके से इसको करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो देखो 22,50,000 में से माइनस कर देंगे ये जो और डिस्काउंट हमें देना है, तो इस 20,000 को हम माइनस कर देंगे तो 2,30,000 बच जाएगा। इस 2,30,000 की प्रोविजन निकाल लेंगे जो हमें 10% बोली हुई है, तो ये 23,000 आ जाएगा। अब इस 23,000 में क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें 23,000 में से ट्रीटमेंट्स करेंगे आप। क्या ट्रीटमेंट्स करेंगे, पहला ये जो पुरानी प्रोविजन है इसको माइनस कर दो, -14,000, ठीक है, और फिर ये जो फर्दर डिस्काउंट है देना पड़ गया, ठीक है, ये फर्दर डिस्काउंट आपको देना पड़ गया, ये जो है आप प्लस कर दो, और ये जो डिस्काउंट है इसको भी क्या कर दो, प्लस कर। तो जब आप इसको ट्रीट करेंगे, तो देखो 14, 4, 10, अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33,000। ठीक है, क्या करना है, देखो 2,50,000 में से पहले ये जो एडिशनल बाहर दिया हुआ है इसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो है क्या करेंगे, 23,000 का 10%, ये आपको न्यू जो प्रोविजन बनानी है वो है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, 23,000 में से पुरानी जो प्रोविजन है वो माइनस कर दो, और जितना भी ये डिस्काउंट है, चाहे ये वाला डिस्काउंट है चाहे बाहर वाला डिस्काउंट है, वो ऐड कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर जो है देखो 43 में
आपका 4 ऐड किया तो 47 में से 14,000 आप लेस करोगे तो आपका 33,000 जो है वो आपका ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन देखो, ये तो थे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे, तो इनको जो है आपको ध्यान से करना होता है, कैलकुलेशन जो है उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, उसका ध्यान रखना है आपको। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सॉरी नॉट करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आपको बोला है। तो नॉट करेक्ट में ये तो करेक्ट है, ये तो ट्रू है, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये फॉल्स है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट नहीं होती, वो तो एसेट की जो कितनी वैल्यू जो है वो कम हुई उससे रिलेटेड होती है। द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टियर कॉज्ड बाय यूजेज, ये भी ट्रू हो गई। तो डेप्रिसिएशन तो इसीलिए होती है, नॉर्मल वेयर एंड टियर यूज होता है एसेट तो उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाती है आपकी। एंड डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड so as to ascertain profit and loss, true profit and loss of the business. yes, depreciation चार्ज करेंगे तभी पता लगेगा उस एसेट की उस साल की कितनी वेयर एंड टियर हुई है। तो ये भी ट्रू है, तो एक ही फॉल्स है ये सेकंड वाली स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका देखो, अब ये एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ कि स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन से भी क्वेश्चन इस बार आया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, एक बार आप समझोगे तो आसानी से हो जाता है, बट ये न्यू था। पहले जो प्रीवियस ईयर उससे पहले के एग्जाम थे उनमें ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, या प्रोविजन फॉर बैड डेट वाले, उसकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाले की बात करें, वो भी नहीं आया हुआ था। तो अब पर मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से देखना, यहाँ पे डेट्स दी हैं जनवरी 1 है ना, 8 फिर 6 9, पहले तो ये डेट्स को ध्यान रखना आपने, ये फर्स्ट है ऐसे इसको सीक्वेंस में डाल दो, ये सेकंड डेट बन रही है, ये थर्ड डेट बन रही है, ये फोर्थ डेट बन रही है, और फिर ये लास्ट वाली ये फिफ्थ। क्योंकि डेट वाइज आपको ट्रीट करना पड़ता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन किस चीज का है, ऐसे टेबल दे रखा है, यूनिट दिए हैं, सिंपल बता रखा है इन्वेंट्री शुरू में कितनी है, ये परचेज की, और ये इशू ऑफ सेल, मतलब ये सेल कर दी हमने। तो हमें इन्वेंट्री को वैल्यूएट करना होता है इस बेसिस पे। अब इसके मेथड होते हैं अलग अलग, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, मतलब पूरे मंथ में ये ट्रांजेक्शन हुई, साल के एंड में कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू रह गई ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको देखना, ये समझना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले आपके पास आया था सामान, जब भी आप सेल करोगे, परचेज सेल नॉर्मली होती रहती है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो सबसे पहले आपके पास आया उसको आपको सबसे पहले सेल कर देना। ठीक है, सबसे पहले उसको आपको सेल कर देना, ये मतलब है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये हुई, सेकंड ट्रांजैक्शन ये हुई, जो पहली सेल है आपकी 6th को हुई। जब पहली सेल आपकी 6th को हुई और 100 यूनिट्स की हुई, तो आपके पास जो सबसे पहले आया था, यानी कि ये इस 200 में से 100 चला गया, 100 इंटू 7, ये बच गया। जो बच गया वो लिख लेते हैं हम। फिर जो दूसरी सेल हुई आपकी, दूसरी सेल किस डेट को हुई है, वो 9th को हुई है। तो 9th से पहले सामान और आ गया, ये भी आ गया, ये आ चुका है सामान। ठीक है, तो अब जब ये वाली सेल हुई तो मेरे पास दो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एक 100 यूनिट ये वाले और 1100 यूनिट ये वाले। तो मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से ये खत्म हो गया, 100 यहां से चला जाएगा, क्यों, 200 यूनिट बेचे हैं हमने, तो 100 जो है वो ये वाला तो फिनिश हो गया, 100 यहां से दिया तो ये 1000 रह गए, जो बच गया वो लिख दिया मैंने, ये उड़ गया, और इसमें से 100 यूनिट भी कम हो गए, 100 यूनिट कम हो गए, तो 1000 इतना रह गया। अब उसके बाद बची एक एंट्री, जो हमने ये 300 यूनिट्स खरीद लिए हैं, और 300 यूनिट्स कितने पे खरीदे हैं, 9 रुपीज पे खरीदे हैं। तो इसको आप वैल्यूएट कर लो, कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं, बहुत इजी है। क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको सबसे पहले निकालना है, डेट वाइज नॉर्मली आप कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये ध्यान रखना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले निकालना है, इसीलिए पहले 100 यूनिट इसमें से निकले, फिर 100 यूनिट इसमें से निकले, और 100 यूनिट इसमें से निकले, टोटल 300 यूनिट हमने बेचे, और बाकी जो बच गया उसको जोड़ दिया, तो एंड में जो है
हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 10, ये हो जाएगी 10,700। तो ऐसे करके ये जो क्वेश्चंस थे आपको, ठीक है, ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आए तो हैं पर बहुत मुश्किल नहीं है, बेसिक ही हैं, तो आप कर सकते हो उनको भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड that do not contribute to bringing the inventories to their present location, storage cost which is necessary for in the production process prior to further production stage, selling distributions, duty and taxes paid on purchases subsequently recoverable by the enterprise from the tax authorities. अब इनमें से कौन सी चीज है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाती है? इन्वेंट्री में वही चीज जाती है, इन्वेंट्री को आपके गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा हुआ, उसको स्टोर करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले तक जो खर्चा हो। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी टैक्स आप रिकवर कर लोगे तो खर्चा है ही नहीं। तो बचा स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। ठीक है जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको इतने क्वेश्चन जो है लास्ट एग्जाम में आपके आए थे, तो इनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है पूरा ओवरऑल स्प्रेड करके आए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग से आए हैं, आगे जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं उससे भी आए हैं, +2 से बेस्ड भी आए हैं, एनपीओ भी आया है, जो कि अब तो एट प्रेजेंट तो सिलेबस में है नहीं। अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स अगर हम करते हैं तो उसके सिलेबस में नहीं रहता है, +1 +2 में बिल्कुल नहीं रहता है, तो पूरा स्प्रेड होके आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आपको अच्छे से करने ही होते हैं, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो है वीडियो में या क्लास में, हम जो है फर्दर जो है और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।